स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 अर्थक्वेक। भूकंप है ये। शुरुआत करते हैं कि एन अर्थक्वेक इज डिफाइंड एज अ ट्रेमर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ विच कॉजेज शेकिंग ऑफ द क्रस्ट। अर्थक्वेक क्या है? तो एक कंपन है जो कि सरफेस के नीचे होता है अर्थ के, जिसकी वजह से पूरा जो है धरती का जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो बिल्कुल शेक हो जाता है, हिल जाता है। और दीज डिवास्टेटिंग ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाई द स्ट्रेसेस दैट ब्रेक्स द अर्थ क्रस्ट। और ये जो डिस्ट्रक्टिव, डिवास्टेटिंग मतलब बहुत ही भयानक डिस्ट्रक्टिव, और ये जो कंपन होता है ये होता किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से होता है, दबाव की वजह से, तनाव की वजह से होता है, जो कि तोड़ देता है अर्थ को, अर्थ के क्रस्ट को। अब यहाँ पे है कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण क्या है? तो अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द स्ट्रेन इन द अर्थ क्रस्ट विच इन टर्न इज अ रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। तो ये जो अर्थक्वेक है यानी ये जो भूकंप है ये होता है तनाव की वजह से अर्थ के क्रस्ट में, जिसकी जो कि बहुत ही सारे नंबर ऑफ फैक्टर है, मतलब ढेर सारी वजह हैं उसकी, इन सब का रिजल्ट है ये अर्थक्वेक। व्हेन द अर्थ क्रस्ट इज unable to accommodate itself to the strain, it result in a sudden release of tremendous energy in the form of a sudden violent shock। अब यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो अपने आप को जो है कि एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, मतलब अट नहीं पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अगर तनाव से, तो उसकी वजह से सडन रिलीज होता है, यानी कि एकाएक रिलीज होता है बहुत ढेर सारी एनर्जी। और वो किस फॉर्म में जाती है? फॉर्म में जाती है सडन वायलेंट शॉक की, यानी कि एकाएक हिल जाता है, ठीक है, क्रस्ट जो है। अ सीरीज ऑफ शॉक्स दैट रिजल्ट फ्रॉम सडन अर्थ मूवमेंट एग्जाम्पल अलोंग अ फॉल्ट आर नोन एज अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव। अब यहाँ से जो है एक बहुत सारी मतलब सीरीज ऑफ शॉक्स, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, जो कि रिजल्ट करते हैं, किसका नतीजा होती हैं? सडन अर्थ मूवमेंट का। अर्थ के अंदर इंटीरियर में अगर मूवमेंट हो रहा है सडन, उसकी वजह से, कहीं पे अगर फॉल्ट है वहाँ की वजह से, तो उससे क्या होता है? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है, और उससे जो है कि अर्थक्वेक वेव्स निकलती हैं, दोज आर सिस्मिक वेव्स, ठीक है। द वेव्स स्प्रेड आउट फ्रॉम द सिस्मिक फोकस ऑफ द अर्थक्वेक एंड कैन कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। अब ये जो तरंगे हैं, लहरें हैं ना, वेव्स हैं, ये स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं सिस्मिक फोकस से, यानी भूकंप का जो फोकस है, जहाँ पे केंद्र बिंदु है, वहाँ से अर्थक्वेक के। और ये जो है कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो है डिस्ट्रक्शन लेके आती हैं, बर्बादी लेके आती हैं। इन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड दैट लाई अलोंग द एजेस ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट के आसपास जो एरिया लाई करता है किनारे पे, ज़मीन का जो एरिया है, फॉर एग्जाम्पल डाउन द वेस्टर्न एज ऑफ पैसिफिक ओशियन, बता रहा है कि डाउन वेस्टर्न एज है, किनारा है जो पैसिफिक ओशियन का, अर्थक्वेक आर कॉमन। अर्थक्वेक ऐसी जगह पे कॉमन होता है, ठीक है, जो किनारे पे लिथोस्फीयर जहाँ का जो किनारा होता है वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह कॉमन है। जैसे पैसिफिक ओशियन का किनारा बताया हुआ है वेस्टर्न एज में, वेस्टर्न किनारा। द सेवेरिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। अब कितना सीवियर है अर्थक्वेक, यानी कितना ज़्यादा ताकतवर है या ख़तरनाक है, वो नापा जाता है रिक्टर स्केल पे। द मेन फैक्टर दैट कॉज अर्थक्वेक आर द फॉलोइंग। अब देखो मुख्य यहाँ पे फैक्टर यानी कि कौन कौन सी वजह है, कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है वोल्केनो। वोल्केनिक इरप्शन आर वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक। अब ये जो ज्वालामुखी फूटता है ये सबसे मुख्य कारण होता है अर्थक्वेक का। ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन, जब कभी ज्वालामुखी फूट रहा होता है, हॉट गैसेज आर पुश्ड अपवर्ड एंड दे पुश वायलेंटली द अर्थ क्रस्ट सरफेस अपवर्ड कॉजिंग अर्थक्वेक। अभी जो हॉट गैसेज वगैरह जो ऊपर की तरफ बिल्कुल दौड़ते हुए आते हैं, स्पीडीली आते हैं, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है वायलेंटली, बिल्कुल जो है उत्तेजित होके बिल्कुल तेज से आते हैं, तो क्या करते हैं, अर्थ क्रस्ट का जो सरफेस है उसको बिल्कुल हिला डालते हैं, जिसकी वजह से जो है अर्थक्वेक आता है। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ एंड सिस्मिक ऑकरेंसेस आर इंटर रिलेटेड। अब कह रहा है कि ये जो ज्वालामुखी वाली घटना है और ये जो भूकंप आता है वो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, यानी कि दोनों का आपसी संबंध है।
An earthquake follows a volcanic eruption and a volcanic eruption follows an earthquake. यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अर्थक्वेक के बाद जो है कि वोल्केनिक एरप्शन ज़रूर होता है और वोल्केनिक एरप्शन के साथ साथ जो है अर्थक्वेक ज़रूर होता है, तो दोनों वो साथ साथ ही होते हैं. वायलेंट इरप्शन जो काराकोटाओ वोल्केनो का हुआ था बिटवीन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड जावा कॉज्ड सीवियर अर्थक्वेक अराउंड अ वास्ट रीजन. तो यहाँ पे देखो कह रहा है वायलेंट इरप्शन जो हुआ था, यानी कि एक जो फटा था काराकोटा वोल्केनो जो कि सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच में था, उसकी वजह से बहुत सारे सीवियर मतलब बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था एक बड़े से रीजन में, एक बड़े से एरिया में. द अर्थक्वेक जनरेटेड सुनामी टाइडल वेव विच किल्ड 30,000 पीपल इन जावा एंड सुमात्रा. अब देख सकते हो कितना भयानक था, सीवियर था वो अर्थक्वेक, कि जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से सुनामी पैदा हुई, टाइडल वेव्स आए. ये बहुत ज़्यादा बड़े टाइडल वेव्स होते हैं, जैसे कि दिसंबर में भी आया हुआ था 2004 में या शायद 2006 में, अभी हम लोग आगे देखेंगे. तो अर्थक्वेक जो जनरेट हुआ था उसकी वजह से सुनामी, अर्थक्वेक ने जनरेट किया था सुनामी को, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आया जिसकी वजह से 30,000 लोग जावा और सुमात्रा आइलैंड पे मारे गए. सेकेंड फैक्टर है ये, क्या है? प्लेट टेक्टोनिक. अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ मूवेबल प्लेट. यानी कि ये थ्योरी ये कहती है, टेक्टोनिक थ्योरी, कि जो अर्थ का क्रेस्ट है वो बहुत सारे सीरीज के ऊपर एक लेयर बाय लेयर क्या है, मूवेबल प्लेट्स हैं, उन्हीं से जो है अर्थ का क्रेस्ट बना हुआ है. दीज प्लेट्स मूव एंड स्लाइड ओवर ईच अदर. ये प्लेट जो है कि स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ. मोस्ट अर्थक्वेक ऑकर ऑन अकाउंट ऑफ प्लेट मूवमेंट. ज़्यादातर भूकंप किसकी वजह से आता है? प्लेट मूवमेंट की वजह से आता है. When two plates slip past each other or collide against each other, their edges produce fault along the line of weakness. अब जब दो आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं या टकराते हैं, तो जहाँ पे फॉल्ट वगैरह रहता है, कमजोर रहता है या लाइन ऑफ वीकनेस होती है, कमज़ोर परत होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फॉल्ट वगैरह प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, और वो जगह ऊपर उठती है. अभी देखोगे द टेक्टोनिक अर्थक्वेक आर मोस्ट फ्रीक्वेंट. तो इसीलिए टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो होते हैं ना वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, ज्वालामुखी वाले से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं. फ्रीक्वेंट का मतलब है ज़्यादा आते हैं. दीज अर्थक्वेक आर इमेंसली पावरफुल. और ये अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं. They occur in a high-risk region of Pacific Ring of Southeast Asia, Philippines and Indonesia and Northern India along plate boundaries. अब ये सब देखो जो पैसिफिक रिंग है, पैसिफिक रिंग के पास का एरिया दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ ये आता है. साउथ ईस्ट एशिया यानी फिलीपींस इंडोनेशिया का जो इलाका है, नॉर्दर्न इंडिया का जो इलाका है, जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज लाई करती हैं, तो ये मेनली वहीं पे आता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक. इन इंडिया, हिंदुस्तान में, अ सीवियर अर्थक्वेक ऑकर्ड एट भुज इन गुजरात. अब भुज डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में 2001 में आया था अर्थक्वेक, ड्यू टू लोअरिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द एशियाटिक प्लेट. अब एशियाटिक प्लेट के जो है कि से नीचे बिलो हो गया था, लोअर हो गया था इंडियन प्लेट, उसकी वजह से ये भूकंप आया था. अब इसके बाद है तीसरा आपका फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. तो फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से भी आता है अर्थक्वेक. इंटरनल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ड्यू टू कॉम्प्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेस कॉजिंग फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग इन द अर्थ क्रस्ट. अब अंदर में ही हॉरिजॉन्टल तरीके से, ठीक है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, और वर्टिकल मूवमेंट भी अप एंड डाउन वाला है, उसके साथ साथ बहुत दबाव भी होता है, तनाव भी होता है अंदर नीचे. इसकी वजह से फोल्डिंग और फॉल्टिंग होता है अर्थ के क्रस्ट में. ठीक है, कहीं पे सिकुड़ता है, मुड़ता है, क्रैक करता है. दिस कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक इन क्रस्ट. इसकी वजह से, इन सारे दबाव बल की वजह से होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आता है पत्थरों में जो क्रस्ट में है. सच एन इम्बैलेंस कॉजेज अर्थक्वेक. और अगर ये जो पत्थर हैं ये डिस्प्लेस होंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ होंगे, तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, और उस इम्बैलेंस से क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक आएगा. मतलब स्थिर अवस्था में अब भाई डिस्प्लेस हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है, यानी इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या आएगा, भूकंप आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इन 1906 सैन एंड्रियास फॉल्ट ऑफ कैलिफोर्निया
जो कि यूएसए में गिव राइज टू अ मेजर अर्थक्वेक दैट मेजर्ड 8.3 ऑन द रिक्टर स्केल। अब यहाँ पे कह रहा है, ऐसा एग्जाम्पल दिया है फोल्डिंग फॉल्टिंग का, कि सैन एंड्रियास का जो इलाका है 1906 की बात कर रहा है कि सैन एंड्रियास का जो फॉल्ट था कैलिफोर्निया का, उसकी वजह से बहुत भयानक अर्थक्वेक आया जिसका मेजरमेंट रिक्टर स्केल पे 8.3 था। और आगे कह रहा है कि उसने ब्रोक द अर्थ सरफेस अलोंग अ 402 किलोमीटर लेंथ। अर्थ के सरफेस को कितने लंबे पैमाने पे तोड़ा, तुम सोच सकते हो, 402 किलोमीटर लेंथ का अर्थ का सरफेस जो है ब्रेक हुआ, बीच में जो दरार टाइप की आती है जो ब्रेक होता है, 402 किलोमीटर। मैन मेड कॉजेज भी हैं जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक, माइनिंग एट्सेट्रा नियर फॉल्ट जोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। अब ये जो फॉल्ट जोन वगैरह है, कमज़ोर जगह होती है, वहाँ पे बिल्कुल एजेस होते हैं टेक्टोनिक प्लेट वगैरह के। अब ऐसी जगह पे बहुत सारी हरकतें होती है, जैसे कि देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में लिख दिया कि डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करना। डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हो, पानी का रास्ता रोकते हो तो नीचे और प्रेशर पड़ेगा भाई, बहुत हाई लेवल तक अगर वाटर रहेगा, डीप रहेगा गहरा, तो उसके नीचे जो है प्रेशर पड़ेगा ही। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवाते हैं हम बस चेक करने के लिए कि कितना ख़तरनाक है नहीं है। रॉक्स वगैरह में ब्लास्टिंग करवाते हैं, माइनिंग खुदाई वगैरह होती है। और ये सब कहाँ होते हैं? ज़्यादातर नियर फॉल्ट जोन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सारी मैन मेड एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं अर्थक्वेक के लिए। कोयना अर्थक्वेक इन महाराष्ट्र वॉज कॉज्ड बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोयना डैम। अब देखो यहाँ दे रहा है कि कोयना अर्थक्वेक जो महाराष्ट्र में हुआ था वो हुआ था किस कारण से, क्योंकि वहाँ पे कोयना डैम बन रहा था और वो जो जगह थी ना वो सिस्मिकली एक्टिव रीजन था। ठीक है, भूकंप वाला ही जोन था, तो वहाँ पे बनाया जा रहा था, इसीलिए बनना नहीं चाहिए था, नहीं बनता नहीं आता, लेकिन सिस्मिकली एक्टिव एरिया था और वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा था, इसलिए वहाँ पे ऑकर हुआ अर्थक्वेक। Chemical wastage dumped into ground and underground explosion in the USA caused several earthquake in Colorado in the 1960s। अब केमिकल वेस्ट वगैरह जो ग्राउंड में फेंका जा रहा था और अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन करवाया गया था, यानी कि धरती के नीचे ब्लास्ट वगैरह करवाया गया था यूएसए में, जिसकी वजह से बहुत सारे अर्थक्वेक आए थे कोलोराडो में 1960 में। एनाटॉमी ऑफ द अर्थक्वेक। The tension caused by the movement of the earth plate builds up until it is released in the powerful vibration। जो तनाव होता है, पैदा होता है अर्थ प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, वो क्या होता है, बिल्ड होता रहता है अनटिल, जब तक कि वो रिलीज़ ना हो जाए इन फॉर्म ऑफ पावरफुल वाइब्रेशन। तो यानी कि ये पावरफुल वाइब्रेशन के साथ जो है रिलीज़ होता है, मतलब कंपन के साथ बिल्कुल। दिस वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशन है, कंपन है, ट्रेवल करता है 3 टाइप्स ऑफ वेव्स में, 3 तरह के वेव्स निकलती हैं। पहला है पी फॉर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी वेव्स। फिर दूसरा वाला है एस मतलब जो है आपका सेकेंडरी वेव्स है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा क्या है, तीसरा है आपका दिया हुआ है एल वेव्स, लॉन्ग वेव्स, या फिर इसको कहते हैं सरफेस वेव्स। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे पी फॉर प्राइमरी वेव्स और पुश। वेव्स आर द फर्स्ट अर्थक्वेक वेव्स टू बी रिकॉर्डेड ऑन अ सिस्मोग्राम ऑफ एन अर्थक्वेक। तो ये जो प्राइमरी तरंग वगैरह थी या लहर कह सकते हो, तो ये सब पहली जो है कि तरंगे थी अर्थक्वेक की, जो कि रिकॉर्ड हुई थी सिस्मोग्राफ पे अर्थक्वेक आया था जब, तो सिस्मोग्राम पे पहली ये रिकॉर्ड होने वाली आपकी तरंगे हैं। दे आर कंप्रेशनल, दैट इज़ द पार्टिकल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वेव। यानी ये कैसी होती हैं, ये कॉम्प्रेशनल, इनके ऊपर दबाव होता है और ये वाइब्रेट करती हैं किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी तरंगे आगे बढ़ रही होती हैं उसी डायरेक्शन में। फिर उसके बाद है कि सिमिलर टू अ साउंड वेव, जैसे कि एक साउंड वेव ट्रेवल करता है बिल्कुल उसी तरीके से ये वेव्स भी ट्रेवल करती हैं। दे कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और ये देखो जो प्राइमरी वेव्स हैं ये तीनों में इस तीनों स्टेट में फिजिक्स ये क्या बोलते हैं आपका, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों स्टेट से जो है पास कर सकती हैं। यहाँ पे देखो एक फ़ोटो दी हुई है जो डैमेज हुआ है अर्थक्वेक की वजह से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये जो तुम्हारा है एपी सेंटर है और ये जो तुम्हारा है फोकस है। अब देखो यहाँ से अलग अलग तरीके की लहरें निकल रही हैं।
यहाँ पे निशान दिया हुआ है, एल वेव्स के लिए भी दिया हुआ है, एस वेव्स के लिए, पी वेव्स के लिए। देख रहे हो पी वेव्स तो देखो बिल्कुल नीचे से निकल रही हैं, पूरा ऊपर तक आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो बीच में ये तुम्हारा जो है एस वेव है, फिर उसके बाद देखो एरो के साथ ये डॉट भी है। तो ये वाला जो वेव है, ये वाला जो टॉप पे दिख रहा है, ये वेव कौन सी हैं? ये तुम्हारी एल वेव्स हैं, ठीक है। एस वेव की बात करें नीचे, तो सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं सिस्मोग्राम पे आफ्टर द पी वेव्स। पी वेव्स के बाद ये रिकॉर्ड होती हैं। दे आर डिस्टॉर्शनल वेव इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वेव। यानी कि अगर डायरेक्शन इस तरफ का है तो ये वाइब्रेट ऐसे करती हैं, 90 डिग्री पे वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। डिस्टॉर्शनल मतलब तोड़ मरोड़ करने वाला, तोड़ मरोड़ वाली तरंगे हैं, जिसमें कि ये पार्टिकल्स जो है राइट एंगल पे वाइब्रेट करती हैं जिस डायरेक्शन में आपकी तरंग जा रही है। एस वेव ट्रेवल करता है थ्रू अर्थ इंटीरियर बट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय लिक्विड। तो ये देखो ये अर्थ के इंटीरियर से तो जाता है, ट्रेवल करता है, लेकिन ट्रांसमिट नहीं हो पाता है लिक्विड से। एल वेव्स कौन सी हैं? सरफेस और लॉन्ग वेव्स होती हैं जो ट्रैवल अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस के साथ ट्रैवल करती हैं एंड आर रिकॉर्डेड आफ्टर द पी एंड एस वेव्स। अब पी और एस वेव्स वाली जो होती हैं तरंगे होती हैं, उनके बाद एल वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है। दो तरह की एल वेव्स को आइडेंटिफाई किया गया है, एक लव वेव्स और एक रेले वेव्स। द पी वेव्स एंड एस वेव्स ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये पी वेव और एस वेव जो है कि ट्रैवल करती हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे, मतलब अर्थ के अंदर ही अंदर ट्रैवल करती हैं। द सरफेस वेव या फिर एल वेव्स आर द लास्ट टू अराइव। सबसे आखिर में और ऊपर कौन आता है? सरफेस वेव्स आती हैं। द एस वेव्स आर स्लोअर एंड डू नॉट पास थ्रू लिक्विड। एस वेव्स कैसी होती हैं? धीमी गति की होती हैं, इसीलिए पास नहीं कर पाती हैं लिक्विड से। इट इज़ दीज वेव्स दैट मेक द इनहेबिटेंट ऑफ द अर्थ फील द ग्राउंड मोशन। अब देखो ये जो एस वेव्स ही हैं, जिम्मेदार हैं, जो कि इनहेबिटेंट्स जो होते हैं वो फील कर पाते हैं कि ग्राउंड हमारा मोशन में है। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ दीज वेव्स। अब ये जो दो पॉइंट हैं, नहीं सिर्फ देखो एस वेव्स के लिए नहीं कह रहा है, दीज वेव्स के लिए कह रहा है कि यही जो तरंगे हैं यही सारे इनहेबिटेंट को फील करवाती हैं कि जो ग्राउंड है वो मोशन में है। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ दीज वेव्स कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है इन वेव्स का, तरंगों का, उसको कहते हैं सिस्मिक वेव्स, भूकंप वाली तरंगे। इज कॉल्ड सिस्मिक फोकस, यानी उस बिंदु को, केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? इंटीरियर में है, क्या कहेंगे इसको? आप कहेंगे सिस्मिक फोकस। और यही पॉइंट जब धरती के ठीक ऊपर में लेंगे तो क्या कहलाएगा? एपी सेंटर। लिखा है यहाँ पे, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द सिस्मिक फोकस। सिस्मिक फोकस इंटरनल है और ठीक उसके जस्ट ऊपर जहाँ पे सरफेस लाई करता है उस पॉइंट को क्या कहेंगे? एपी सेंटर बोलेंगे। ज़्यादातर अर्थक्वेक हैव देयर सिस्मिक फोकस बिटवीन 8 to 35 किलोमीटर इन डेप्थ। तो ज़्यादातर जो भूकंप आता है तो उनका सिस्मिक फोकस कहाँ से कहाँ तक होता है? 8 से 35 किलोमीटर की गहराई में ही होता है। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट। सिस्मोग्राफ, the Richter scale and the Mercalli scale are used for measuring the direction and intensity of earthquake। यानी कि कितनी क्षमता का है एक अर्थक्वेक, कितनी इंटेंस है, कितना इंटेंसिटी है उसका, इसको नापने के लिए 3 स्केल हैं। सिस्मोग्राफ भी है और रिक्टर स्केल भी है और मर्सेली स्केल भी यूज़ किया जाता है। सिस्मोग्राफ क्या है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव्स एंड देयर पासेज एट पर्टिकुलर पॉइंट इज रिकॉर्डेड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। जो डायरेक्शन होता है तरंगों का कि किस डायरेक्शन में तरंगे मूव कर रही हैं, जा रही हैं, उनका पासेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम नापते हैं कि यहाँ से पास कर रहा है, तो इसको नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को, यंत्र को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। इट हैज़ अ पेन अटैच टू इट। इसमें एक पेन लगा हुआ होता है इस यंत्र में। द पेन वाइब्रेट विद द अर्थक्वेक वेव्स। जब अर्थक्वेक वेव्स आती हैं, अर्थ की तरंगे आती हैं जिससे कि अर्थ वाइब्रेट कर रहा होता है, तो पेन भी उसके साथ साथ वाइब्रेट करता है, रिकॉर्डिंग देयर मूवमेंट ऑन अ ट्रैवलिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर। अब एक ट्रैवलिंग स्ट्रिप यानी कि एक पेपर का टुकड़ा होता है जो ट्रैवल कर रहा होता है, यानी कि मूव करता हुआ पेपर का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर मूवमेंट रिकॉर्ड होती है। इट ऑल्सो कैलकुलेट द डिफरेंस इन द अराइवल ऑफ पी एंड एस वेव्स। अब ये देखो, ये जो यंत्र है, ये जो मशीन है, ये भी नापता है तुम्हारा
इंस्ट्रूमेंट क्या नापता है कि पी और एस वेव्स के बीच में कितना टाइम डिफरेंस था। दिस इंटरवल इज देन यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिकॉर्डिंग स्टेशन एंड द एपिसेंटर। और इससे क्या रिकॉर्ड किया जाता है, जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, उससे ये पता किया जाता है कि कितनी डिस्टेंस है रिकॉर्डिंग स्टेशन से एपिसेंटर का। एपिसेंटर मतलब वो फोकस के ठीक ऊपर वाला सरफेस अर्थ का, वहाँ से लेके स्टेशन तक की दूरी कितनी है, मतलब कितनी दूरी से अर्थक्वेक है आ रहा। नेक्स्ट है आपका रिक्टर स्केल एंड द मर्सेली स्केल। बोथ दिस इंस्ट्रूमेंट, दोनों इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, मेजर करते हैं इंटेंसिटी और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। दोनों का काम यही है कि ये इंटेंसिटी, तीव्रता नापते हैं, या फिर कह सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है अर्थक्वेक में, भूकंप से। द रिक्टर स्केल मेजर्स द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 9। ये जो रिक्टर स्केल है इसमें दिया रहता है मेजरमेंट 1 से लेकर 9 तक। इट मेजर द ऑब्सोल्यूट इंटेंसिटी विद द मैथमेटिकल प्रिसीजन। अब यहाँ पे दे रहा है ऑब्सोल्यूट मतलब एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल नापता है, मैथमेटिकल प्रिसीजन की मदद से। कैसा नापता है, बिल्कुल ऑब्सोल्यूट इंटेंसिटी नापता है, कि मतलब एक कह सकते हो एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल नापता है ये स्केल। द मर्सेली स्केल ग्रेड्स द अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन अ 12 पॉइंट स्केल। अब ये भी एक तरह का स्केल है, मर्सेली स्केल। अब इसमें जो है दिया होता है, स्केल में ग्रेड दिया होता है, और ये जो है कि इफेक्ट की वजह से ऑब्जर्व किया जाता है इसके ऊपर, और ये कितने पॉइंट का होता है, 12 पॉइंट का स्केल है। द रिक्टर स्केल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ज़्यादातर रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ईच पॉइंट अपवर्ड 1 रिप्रेजेंट 10 फोल्ड इंक्रीज। 10 फोल्ड मतलब 10 फोल्ड ऐसे, ठीक है। तो एक जो पॉइंट है वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 10 फोल्ड का इंक्रीज। इसका मतलब अभी आगे अच्छे से समझोगे। इन द एम्पलीट्यूड ऑफ शॉक वेव्स, यानी कि 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ है एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, साउंड में हम लोगों ने पढ़ा था ना, वेव्स ऊपर नीचे जाती हैं, तो ये जो हाइट है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है 10 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है एम्पलीट्यूड में शॉक वेव्स के। दस एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 विल बी 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ 5। यानी कि अगर रिक्टर स्केल पे 5 आया है और उसके बाद 6 आ रहा है, यानी कि पहले वाले भूकंप से अब वाली जो भूकंप है वो 10 टाइम्स जो है स्ट्रॉन्गर है। कितनी गुना स्ट्रॉन्गर है, 10 टाइम्स। The Assam earthquake in India of 1897 was of magnitude 8.7। अब यहाँ पे आसाम में जो अर्थक्वेक आया था हिंदुस्तान के अंदर 1897 में, वो 8.7 मैग्नीट्यूड का था। द गुजरात अर्थक्वेक इन 2001 हैड द मैग्नीट्यूड ऑफ ओनली 7.7 ऑन द रिक्टर स्केल। और जो गुजरात का अर्थक्वेक था 2001 में आया था, उसका मैग्नीट्यूड था, माप था 7.7 रिक्टर स्केल पे। और उसके बाद भी ये क्या कॉज किया था, सोचो 8.7 गुजरात का था, अरे सॉरी आसाम का था, लेकिन फिर भी जो गुजरात का 7.7 था, ये सबसे बड़ा डैमेज लेके आया था, ग्रेटेस्ट डैमेज। इन नेपाल की बात कर रहा है कि एन अर्थक्वेक मेजरिंग 7.8 ऑन द रिक्टर स्केल ऑकर्ड ऑन अप्रैल 25, 2015। अब देखो कह रहा है कि नेपाल में अर्थक्वेक आया था 7.8 की गति से रिक्टर स्केल पे, ऑकर हुआ था 25 अप्रैल 2015 को, जिसमें 8,000 पीपल मर गए थे एंड इंजर्ड मोर देन 21,000। तो ये एक आंकड़ा है बस, 21,000 उसमें घायल हो गए थे। इट मेड मेनी पीपल होमलेस विथ एंटायर विलेजेस फ्लैटेंड अक्रॉस मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। बहुत सारे लोग बेघर हो गए और पूरा का पूरा गांव बिल्कुल समतल ज़मीन की तरह हो गया। अक्रॉस मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल, यानी बहुत सारे नेपाल के जिलों में ऐसा हुआ। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड सेंचुरीज ओल्ड बिल्डिंग इंक्लूडिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन काठमांडू वैली। बहुत सारी जो है कि इसने बर्बाद किया सदियों पुरानी बिल्डिंग को, और जिसमें बिल्डिंग्स थी वहाँ पे सदियों पुरानी उनको, और उसमें एक आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी एक बिल्डिंग वो साइट था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी था वहाँ पे काठमांडू वैली। तो वहाँ पे भी ये जो है कि उस बिल्डिंग उस हेरिटेज को इसने ख़त्म कर दिया इस भूकंप ने। फिर आगे कह रहा है कंटिन्यूड, लगातार शॉक्स जो आ रहे थे ऑकर्ड थ्रू द नेपाल एट इंटरवल ऑफ 15 to 20 मिनट्स।
और उसके बाद भी कह रहा है यहाँ पे कि लगातार जो है इंटरवल पे 15 से 20 मिनट के शॉक्स आते रहे, मतलब कंपन आता रहा, ट्रेमर आता रहा। अ मेजर आफ्टर शॉक ऑकर्ड ऑन May 12, 2015। अभी 25 अप्रैल के बाद 12 मई को 2015 को भी आया, जो कि 7.3 स्केल का था, रिक्टर स्केल पे, विच किल्ड मोर देन 200 पीपल एंड इंजर्ड 2500 पीपल। अब इसमें 200 लोग जो है कि मर गए थे, 200 से ज़्यादा लोग मरे थे और 2500 लोग इंजर्ड हो गए थे। ये 25 अप्रैल के बाद जो आया था। इफेक्ट क्या है अर्थक्वेक का? तो जियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में, जियोलॉजिकल टर्म में अगर आप देखो तो अर्थक्वेक आर अ पार्ट ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस एंड आर रिगार्डेड एज कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, बट फ्रॉम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू अर्थक्वेक आर रिगार्डेड एज डिस्ट्रक्टिव कॉजिंग लॉस टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ। जियोलॉजिकल टर्म के हिसाब से देखो तो ये जो भूकंप आते हैं ये हिस्सा है इंडोजेनिक फोर्सेस के। इंडोजेनिक फोर्सेस यानी कि धरती के आंतरिक बल, यानी धरती के अंदर जो फोर्सेस हैं उनका ये हिस्सा है, इंडोजेनिक फोर्सेस का हिस्सा है। और ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट लेके आते हैं अर्थ के हिसाब से। अर्थ क्या करेगा? अर्थ पे भूकंप आएंगे तो नई नई भू संरचनाएं बनेंगी, लेकिन इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थक्वेक सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव है, बर्बादी लेके आता है, लॉस टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नुकसान लेके आता है और ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। बात करते हैं इन दोनों की ही, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट की, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े अर्थक्वेक जो आए हैं, जैसे यहाँ पे देखो शैंसी चाइना में आया हुआ था 1556 में, जिसमें 8,30,000 लोग मर गए थे। ठीक है। फिर कोलकाता इंडिया में 1737 में आया था, जिसमें 3 लाख लोग गए थे। तंगशान चाइना में 1976 में फिर से आया, 2,55,000। गैंसू चाइना में 1920 में फिर से 2 लाख। नियर जाइनिंग चाइना 1927 में नियरली 2 लाख। ये डेथ है, एस्टिमेटेड डेथ, इंजरी नहीं है। क्वांटो जापान में 1923 में आया, 1,44,000। नॉर्थ ईस्टर्न ईरान में आया था 7.1 मैग्नीट्यूड का 1997 में, 2400 लोगों के मरने की एस्टिमेशन है। तखार अफ़गानिस्तान में 6.1 मैग्नीट्यूड का था 1998 में, 4200 लोग गए थे। फिर रोस्तंग अफ़गानिस्तान में देखो 1998 में 5000 लोग गए और 7.1 रिक्टर स्केल पे आया था। इज़मित तुर्की में 7.4 रिक्टर स्केल का था, 1999 में आया था, 15,000 लोग गए थे, मर गए थे। तापेई ताइवान में 7.6 स्केल का 1999 में ही, मतलब सेम ईयर में आया था, 1700 लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये गुजरात वाला है 7.7 मैग्नीट्यूड का, जो 2001 में आया था, इसमें 18,300 लोग मारे गए थे। ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा ये 9.1 रिक्टर स्केल पे 2004 में आया था, 2,27,898 डेथ हुई थी इसमें। पाकिस्तान में 7.6 रिक्टर स्केल पे आया था 2005 में, इसमें 80,361 लोग मारे गए थे और इनकी डेथ हुई थी। और चाइना में जो है 7.9 स्केल पे आया था 2008 में, जिसमें कि 87,587 लोगों की डेथ हुई। और ईस्ट कोस्ट ऑफ होंशु जापान की बात कर रहा है, 9 स्केल का आया था 2011 में, 20,896 लोगों की मरने की जो है कि एस्टिमेशन है। नेपाल में जो आया था 2015 में 8,000 लोगों की डेथ हुई थी। और इंडोनेशिया की बात करें कि सुलावेसी प्रोविंस में, सुलावेसी राज्य में आया था 2018 में, इसमें 2,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, भूकंप की वजह से मर गए थे या मारे गए थे। अब बात करते हैं बारी से 1 by 1 कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट। तो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट में पहली चीज़ ये है कि एनर्जी रिलीज होता है। अर्थक्वेक हेल्प द अर्थ रिलीज इट्स स्टोर्ड अप एनर्जी। अर्थ देखो मालूम है अंदर से पूरा मोल्टेन है, बिल्कुल कोर उसका। तो अर्थक्वेक जो है मदद करता है कि अर्थ जो है अपना एनर्जी जो स्टोर करके रखा हुआ है उसको रिलीज करे। द मेजोरिटी ऑफ द अर्थक्वेक, जो मेजोरिटी है अर्थक्वेक की, ऑकर करती है, कहाँ पे आती है, मतलब बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक भूकंप कहाँ पे आता है? अलोंग द प्लेट मार्जिन, प्लेट के मार्जिन पे आता है, प्लेट के किनारे पे आता है। दिस एनर्जी रिलीज हेल्प टू कीप द अर्थ इन गुड शेप। और ये जो एनर्जी रिलीज होती रहती है, इसकी वजह से होता क्या है, अर्थ एक अच्छे शेप में है। लैंड फॉर्म मतलब
भू संरचना यानी कि निर्माण होता है ज़मीन का ऑन अकाउंट ऑफ बोथ वर्टिकल एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट अर्थक्वेक में रेज और लोअर पार्ट ऑफ अर्थ स्पेशली नियर द सी शोर। समंदर के किनारे होता क्या है, वर्टिकल मूवमेंट भी चलती है प्लेट की और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी चलती है, वर्टिकल अप एंड डाउन और हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। तो इस मूवमेंट की वजह से जो है कोई हिस्सा क्या करता है, या तो पानी में डूब जाता है समंदर के किनारे सी शोर पे, या फिर कोई हिस्सा समुंदर में या किनारे पे उभर आता है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है सागामी बे ऑफ जापान जो था वो ऊपर उठा था, 200 मीटर तक हाइट पे ऊपर उठ गया था 1923 में, नीचे से उठता हुआ गया था। तो ऐसा नहीं कि उड़ गया था, मतलब उठा था नीचे से, उसकी हाइट अपलिफ्ट हुई थी। लैंड स्लाइड ट्रिगर्ड बाई अर्थक्वेक कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ लेक एज हैज़ हैपेंड एट मेनी प्लेसेस इन द हिमालयन रीजन। लैंड स्लाइड जो आती है अर्थक्वेक के साथ साथ, अर्थक्वेक की वजह से, उसकी वजह से झील वगैरह बनता है ना, मतलब गड्ढा हो जाता है भाई वहाँ पे, बहुत बड़ा सा गहरा सा और बड़ा सा काफ़ी, तो वो झील में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब इस और ऐसा कई बार कहाँ हुआ है, अक्सर हिमालयन रीजन में हुआ है, बहुत सारी जगह पे हिमालयन रीजन में हुआ है ऐसा कि झील बनी है। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट में देखो क्या क्या है बर्बादी वाली, तो कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, कोई भी मतलब मॉन्यूमेंट वगैरह की बात करेगा। ह्यूमन बीइंग हैव सेटल्ड इन एक्टिव अर्थक्वेक जोन्स, ह्यूमन बीइंग ने अपना जो है कि सेटलमेंट वहाँ भी बनाया है जो कि एक्टिव अर्थक्वेक जोन है, जहाँ पे कि मतलब माना गया है कि भाई यहाँ पे कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, उसको कहते हैं एक्टिव अर्थक्वेक जोन। अक्सर ऑफन दीज हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर कोलैप्स कॉजिंग ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। अब लोग हैं वहाँ जी रहे हैं लेकिन घर मकान भी बना ले रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए, तो ऐसे में ये स्ट्रक्चर वगैरह जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, टूट फूट जाता है। फॉर एग्जांपल जो डिस्ट्रक्शन हुआ था सुनामी की वजह से। फिर उसके बाद है सबमर्जेंस, द फोर्सेज ऑफ अपलिफ्ट एंड सब्सिडेंस ऑल्सो कॉजेज सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल द्वारका इन गुजरात विच नाउ लाइज सबमर्ज्ड अंडर द सी। अब सागामी बे ऑफ जापान तुमने देखा था अपलिफ्ट हुआ था, यानी नीचे से फोर्सेस ने उसको उठाया, धीरे 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 उसकी हाइट बढ़ती चली गई थी 200 मीटर तक। वैसे ही सबमर्जेंस की बात कर रहा है कि फोर्सेस ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से जो है ज़मीन पूरी नीचे के नीचे धंस जाती है। तो ऐसे में द्वारका जो है इन गुजरात, वो जो है कि अब समुंदर के नीचे है, पहले कैसा था समुंदर के ऊपर था, लेकिन सबमर्जेंस हुआ, डूबा तो समुंदर के नीचे आ गया। कोर्स ऑफ रिवर, अर्थक्वेक हैव चेंज द कोर्स ऑफ रिवर in the past, they have thus rendered many areas unsuitable for irrigation and agriculture। अब देखो ये जो अर्थक्वेक वगैरह आती है उससे नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं भाई, जिधर उनको नीचा मिलेगा या फिर अगर ऊंचा मिल गया तो भी अपना रास्ता वहाँ से टकरा के बदल लेंगी। तो या तो सबमर्जेंस हो या तो अपलिफ्टमेंट हो, दोनों ही केस में क्या होगा, नदी अपना रास्ता मोड़ेगी और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे जहाँ खेत वगैरह से गुजरेगी फिर मुड़ के, तो जो इरिगेबल पार्ट है अब वो भी किसके पार्ट में आ जाएगा भाई, नदी के पार्ट में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे में वो जो पर्टिकुलर एरिया होगा अब सुइटेबल नहीं है किसके लिए, इरिगेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए। डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, मेनी सीवियर अर्थक्वेक इन द पास्ट हैव किल्ड हंड्रेड्स टू लैक्स ऑफ पीपल। बहुत सारे अर्थक्वेक ऐसे आए हैं और इतने सीवियर थे, ख़तरनाक थे पिछले वक्तों में, जिसने कि लाखों लोगों को ही जान ली है। दे डाइड ऑन अकाउंट ऑफ हाउसेस कोलैप्स और अंडर द वेट ऑफ फॉलिंग ट्रीज, पोल्स, ब्रिजेस और अदर स्ट्रक्चर। अब बेचारे कैसे मरे हैं, बड़े बड़े घर हैं, बिल्डिंग्स है, कोलैप्स हो गई, गिर गई, या फिर कोई बड़ा सा पोल है, बड़ा सा जो है पेड़ है वो जो है कि नीचे की तरफ गिर गया, किसी इंसान के ऊपर गिरा, कोई ब्रिज वगैरह कोलैप्स कर गई, टूट गई भूकंप की वजह से। लैंड स्लाइड एंड फ्लड कॉज्ड बाई अर्थक्वेक ऑल्सो किल पीपल एंड एनिमल। अब लैंड स्लाइड भी और फ्लड भी आता है अर्थक्वेक की वजह से, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग ही नहीं सिर्फ जानवर भी उसमें मर जाते हैं। लैंड स्लाइड ये भी एक डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है जो अर्थक्वेक की वजह से आता है। द शॉक वेव ड्यूरिंग द अर्थक्वेक डीस्टेबलाइज द लूज रॉक्स विच लीड टू लैंड स्लाइड। अब देखो पत्थर तो हैं अपनी अपनी जगह पे फिक्स है, काफ़ी भारी हैं, काफ़ी डेंस हैं, लेकिन जो शॉक वेव्स आ रही हैं, जो तरंगे आ रही हैं, बिल्कुल कंपन पैदा कर रही हैं भाई, ट्राइमर की तरह एकदम ट्रेमर पैदा कर रही हैं। तो ये जो लूज रॉक होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसा नहीं, लूज रॉक जो होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसको ये क्या कर देती है, अस्थिर कर देती है। तो लूज रॉक अस्थिर हो जाएगा, मूवमेंट आएगी उसमें, तो उसी की वजह से होता क्या है, लैंड स्लाइड आती है।
और ये डैमेज करता है बिल्डिंग को, डिस्टर्ब कर देता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में लैंडस्लाइड वगैरह आती है बारिश के मौसम में, तो रास्ते काफ़ी जो है कि वक्त तक जाम रहते हैं सड़कें। द अर्थक्वेक इन द हिमालयाज, एल्प एंड एंडीज ऑल्सो कॉज लैंडस्लाइड। तो अर्थक्वेक वगैरह जो आता है हिमालय में, एल्प्स में और एंडीज़ में, उसमें बहुत सारे लैंडस्लाइड होते हैं। तो ये सारे के सारे रीजन ही पहाड़ी इलाके के हैं, ये रेंजेस हैं पहाड़ी इलाके के, हिमालयन है, एल्प्स है, एंडीज़ है और एंडीज़ है। फिर उसके बाद बोल रहा है फायर की बात कर रहा है। तो देखो भाई अर्थक्वेक से फायर कैसे होगा, तो देखो होता है फायर की वजह है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, जब कभी अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तो फायर ब्रेकआउट करता है ड्यू टू इन्फ्लेमेबल मटेरियल थ्रोन आउट। बाहर कोई इन्फ्लेमेबल मटेरियल वगैरह फेंका पड़ा हुआ है या कि थ्रोन आउट है जो बाहर निकल रहा है उसकी वजह से। जैसे कि कैसे निकलेगा, देखो यहाँ दिया है ब्रोकन गैस पाइप एंड बस्टिंग ऑफ गैस सिलेंडर। मान लो जो है जैसे कि रोड के किनारे ही देखते हो आपकी बिल्कुल अंडरग्राउंड वे में लेके जाया जाता है गैस पाइप वगैरह को और लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता है। तो अगर ये गैस पाइप वगैरह फट गई, अब फट गई तो क्या हुआ, वहाँ से ब्रोकेज हो गया, गैस लीक कर रही है, तो अब कहीं से भी, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई इन्फ्लेमेबल है, मतलब बहुत ही माइनर सी चिंगारी भी जो है किसी भी ये जल जाएगा। तो ऐसा कुछ कांटेक्ट में आता है तो फिर जो है कि आग लग जाती है। बिसाइड इसके अलावा डैमेज्ड ऑयल रिफाइनरी एंड लाइव इलेक्ट्रिक ऑयल, अब कोई ऑयल रिफाइनरी वगैरह है तो उसकी वो भी टूटेगा फूटेगा, वहाँ पे भी डैमेज होगा। और लाइव इलेक्ट्रिक वायर जो हैं वो भी जो है कैच कर लेते हैं फायर और डैमेज लेके आते हैं, लाइफ को भी, ज़िंदगी भी ख़राब होती है और प्रॉपर्टी वगैरह को भी नुकसान लेके आते हैं टाउनशिप में और फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सेस में, है ना। अक्सर ऐसा होता है बिल्कुल सुनामी के, सुनामी कह रहा हूँ सॉरी, भूकंप के साथ साथ। तो भूकंप यही करता है कि पूरे स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, डैमेज करने में लाइव वायर आपस में सट गई, कहीं कोई गैस पाइपलाइन टूट गई फूट गई। अब सोचो एक ही बिल्डिंग में गैस पाइपलाइन भी है, लाइव वायर भी हैं, तो कहीं से भी वो जाए और सभी कॉन्टेक्ट आएगा तो बिल्कुल आग लग जाएगी। सुनामी, a tsunami is a large destructive ocean wave that can be generated by any disturbance that rapidly displaces a large mass of water। सुनामी क्या है, एक बहुत बड़ा टाइडल वेव्स ही है, ओशियन वेव है, समंदर का वेव है जो कि पैदा हो सकता है डिस्टर्बेंसेस की वजह से। और डिस्टर्बेंसेस अभी आगे देखेंगे हम लोग कैसा होता है। और इस डिस्टर्बेंस की वजह से होगा क्या, रैपिडली एक का एक जो है बहुत बड़ा मास ऑफ वाटर जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होता है। जैसे छोटी लहरें आती हैं वैसे बहुत बड़ी सी लहर उठती है समंदर में। अब ये देखो डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्टर्बेंस, जैसे कि अर्थक्वेक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, कोई ज्वालामुखी फटी उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, लैंड स्लाइड हुई, लैंड का बहुत ज़मीन का बहुत बड़ा सा हिस्सा पानी में मर्ज हुआ, तो क्या करेगा, वाटर लेवल को राइज करवाएगा, लहर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी। या फिर कोई मीटियोराइट वगैरह जो है आसमान से गिरा और काफ़ी बड़ा था तो उसके भी इम्पैक्ट की वजह से जो है लहर उठेगी और वाटर डिस्प्लेस होगा तो सुनामी आएगी। However, the most common cause is an undersea earthquake। अब इसमें कह रहा है कि however ये सारे ऊपर तो डिस्टर्बेंसेस हैं ही, लेकिन इसके अलावा सबसे जो आम तौर पे आता है, कॉमन है, वो है वो अर्थक्वेक, समंदर के नीचे अर्थक्वेक जो आता है। The name tsunami is from the Japanese word su and nami meaning harbor and waves। तो सू का मतलब क्या है, ये जापानीज वर्ड से सुनामी लिया गया है। सू का मतलब क्या है आपका, हार्बर, यानी हार्बर है, और वेव जो है नामी का मतलब है, नामी का मतलब वेव है, यानी किनारे आने वाली वेव्स हैं। हार्बर देखते हो समुद्र के किनारे जो हार्बर वगैरह होता है किनारा, उसकी बात कर रहा है। सो सुनामीज आर हार्बर वेव्स, तो इसीलिए सुनामी कैसी एक हार्बर वेव्स है। सुनामी ऑकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द पैसिफिक ओशियन, ज़्यादातर कहाँ आती है, पैसिफिक ओशियन में आती है। बट आर अ ग्लोबल फिनोमिनन, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। दे आर पॉसिबल wherever large bodies of water are found, including inland lakes where they can be caused by landslide। अब देखो सुनामी के लिए यहाँ पे एक और चीज़ दे दिया कि जो ज़मीन के ऊपर लेक्स हैं, समुद्र की बात नहीं कर रहा, लेक्स की बात कर रहा है, वहाँ पे भी अगर लैंडस्लाइड वगैरह हुआ तो उसका भी वाटर लेवल राइज करेगा और पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा जो आसपास के इलाकों में फैलेगा, तो एक सुनामी का ही रूप है। तो ये पॉसिबल वहीं पे है जहाँ पे बहुत बड़ा लार्ज क्या है, वाटर बॉडी है। फिर आगे है द 2004 ओशियन अर्थक्वेक ट्रिगर्ड अ सीरीज ऑफ लेथर सुनामीज ऑन दिसंबर 26, 2004। देखो 26 दिसंबर 2004 को जो आया था इंडियन ओशियन में,
इंडियन ओशन में क्या आया था, एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उसकी वजह से बहुत सारे खतरनाक लहरें सुनामी की उठी, बहुत सारी सीरीज कह रहा है। दैट किल्ड अप्रॉक्सीमेटली 2,75,000 पीपल, 2,75,000 लोगों की मृत्यु हुई। मोर देन 1,68,000 तो सिर्फ इंडोनेशिया में अकेले मरे, मेकिंग इट द डेडलीस्ट सुनामी इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। और इतिहास में सबसे भयानक ये जो है डेडलीस्ट सुनामी आई थी 2004 वाली। इसके बाद है फ्लैश फ्लड। यहाँ पे दिख रही होगी फोटो सुनामी की, दिख रहा है कि वाटर लेवल राइज कर गया कहीं। ये तो समंदर के किनारे तो नहीं लग रहा है, मोली समंदर के किनारे भी हो सकता है, झील की तरह लग रहा है कि यहाँ पे जो है कि लैंडस्लाइड वगैरह होगा तो बहुत बड़ा सा पार्ट मर्ज होगा, जिसकी वजह से जो है पानी का लेवल राइज होगा और किनारे की तरफ आएगा। तो देखो कितना डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट लेके आ रहा है, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, अभी तो बारिश के पानी में ही बह जाती हैं, वो तो देखा ही होगा आपने कई बार। Flash flood, strong shock waves damage dam and embankment and the water is stored there spreads speedily causing flash flood। अभी जो फ्लैश फ्लड, जैसा फ्लैश मैसेज होता है ना, एकाएक आता है, चला जाता है सामने स्क्रीन पे, वैसे ही ये फ्लैश फ्लड है। स्ट्रॉन्ग शॉक वेव्स जो होती हैं, बहुत ही ताकतवर शॉक वेव्स जो होती हैं, वो क्या करती हैं, कहीं डैम वगैरह बना हुआ है नदी पे या कोई एम्बैंकमेंट वगैरह बड़ा सा बना हुआ है वाटर स्टोरेज के लिए, तो उसको वो तोड़ देती हैं। जब वो टूटेगा तो एकाएक पानी एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ता हुआ बिल्कुल जाएगा जिधर उसको रास्ता मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारा जो कचरा प्रोड्यूस होता है अर्थक्वेक से, वो क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है रिवर के फ्लो वगैरह को, और ऐसे में क्या होता है, रिवर डाइवर्ट हो जाती है। अपलिफ्ट हुआ तो भी डाइवर्ट होगी, रास्ता बदलेगी, सबमर्जेंस हुआ तो गड्ढा पाएगी तो भी अपना रास्ता बदलेगी नदी। तो रास्ता बदलती है ओरिजिनल कोर्स से, तो भी क्या होता है, आसपास के इलाकों में फ्लड आ जाता है। और ये डाइवर्जन जो है फ्लैश फ्लड लेके आता है, कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये सब एक का एक होता है ना, बस कितने सेकंड के लिए होता ही है, लंबे टाइम के लिए थोड़ी ना होता है। अर्थक्वेक फॉर सेकंड्स आता है बिल्कुल ये, तो उतने ही सेकंड में डैमेज हुआ तो एकाएक टूटेगा, एकाएक पानी बढ़ेगा, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया फ्लैश फ्लड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी भूकंप जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ज़्यादातर अर्थक्वेक जो होते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेट बाउंड्रीज से, तो हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा कि प्लेट बाउंड्रीज पे ही अब मेनली ऑकर करते हैं। इन रीजन्स वेयर एन ओशियन प्लेट एंड लैंड प्लेट कन्वर्ज, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कि समंदर वाली जो प्लेट है, ओशियन प्लेट, और ज़मीन का जो प्लेट है, कन्वर्ज करते हैं एक दूसरे से, सबमरीन रिजेस आर फॉर्म्ड, वहाँ पे सबमरीन रिज फॉर्म होता है। अंडरलाइंग रॉक्स आर अनस्टेबल, जो अंदर पत्थर होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, एंड सब्जेक्टेड टू मूवमेंट, और वो मूव करने लगते हैं। और एनी सच मूवमेंट ट्रिगर अर्थक्वेक, और ऐसा कोई मूवमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक आएगा कॉन्टिनेंटल एरिया में। यानी कि देखो ओशियन प्लेट अलग है, अब ये लैंड प्लेट अलग है, दोनों आपस में कन्वर्ज करेंगी या एक दूसरे से टकराएंगी किसी तरीके से, तो होगा क्या, जो कमज़ोर रॉक हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगे, या फिर अगर मजबूत हैं तो भी अनस्टेबल होंगे, और मूवमेंट होगा जिसकी वजह से अर्थक्वेक आएगा। दीज रीजेस ज्वाइन विद द फोल्ड माउंटेन रेंजेस ऑन द कॉन्टिनेंट, और ये जो रीजेस हैं ज्वाइन होते हैं फोल्ड माउंटेन रेंजेस के साथ, कॉन्टिनेंट को ज्वाइन करते हैं। मेन अर्थक्वेक बेल्ट जो है वो दुनिया में कहाँ कहाँ है, तो देखो यहाँ पे है सरकम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट है। दिस बेल्ट है 70% ऑफ ऑल अर्थक्वेक, दुनिया में जितनी भूकंप आ रहे हैं ना तो उसका 70% यहीं पे आता है। अ पार्ट ऑफ सैन एंड्रियास फॉल्ट इन द यूएसए लाइज इन दिस बेल्ट, तो सैन एंड्रियास जो 1906 वाला देखा था हम लोगों ने, उसका एक हिस्सा जो है सैन एंड्रियास फॉल्ट का, वो भी इसी बेल्ट के अंदर लाई करता है। दिस फॉल्ट जोन मेक्स कैलिफोर्निया इन द यूएसए हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक, तब इसीलिए जो है कि कैलिफोर्निया जो है फॉल्ट जोन है, हाईली प्रोन है अर्थक्वेक के लिए, यानी कि यहाँ पे मतलब हाई रिस्क है कि भाई अर्थक्वेक आ सकता है, आएगा। द एरिया ऑफ जापान, द फिलीपींस एंड इंडोनेशिया आल फॉर्म पार्ट्स ऑफ दिस बेल्ट एंड आर प्रोन टू सीवियर अर्थक्वेक। अब ये जो हिस्सा है जापान का, फिलीपींस का, इंडोनेशिया का, ये सब भी हिस्सा है इस बेल्ट का, तो इसीलिए ये जो है सीवियर अर्थक्वेक के लिए प्रोन एरियाज़ है, कि मतलब ये सब वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कि अर्थक्वेक आ सकता है। फिर इसके बाद है द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, तो इट स्ट्रेचेस, ये फैला हुआ है, ये बेल्ट फैला हुआ है माउंटेन्स का ईस्टर्न यूरोप से, और कवर करता है अल्पाइन हिमालयन रेंजेस को यूरोप में और एशिया में। अबाउट 20% ऑफ ऑल अर्थक्वेक ऑकर इन दिस जोन, अभी देखो कितना था ऊपर, 70%, 20%, 90% हो गया। मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट में 20% सारा का सारा भूकंप जो है कि
वो कवर होता है, मतलब यहाँ पे बाकी बचे 20% आते हैं। इसके बाद है थर्ड वाला मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज की बात कर रहा है कि दिस बेल्ट कंप्राइजेज एरियाज, इस बेल्ट में वो एरियाज आते हैं along the mid-oceanic ridges as well as many islands near the ridges of the Atlantic Ocean, and the remaining 10% of earthquake कि बचे हुए जो आपके अर्थक्वेक हैं वो जो है कि इसी एरिया में आते हैं। रिच क्या होता है? रिच तुम्हारा एक लॉन्ग नैरो पीस होता है, मतलब हाईलैंड का, और ऊपर क्या होता है, पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो उसी की बात कर रहा है, रिच की बात कर रहा है कि रिजेस एज वेल एज बहुत सारे आइलैंड वगैरह जो किनारे पे होते हैं अटलांटिक ओशियन के, वहाँ पे जो है कि 10% बाकी बचा हुआ जो है अर्थक्वेक ऑकर करता है इस बेल्ट में। इन दिस रिज टू टेक्टोनिक प्लेट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, और ऐसी जगह पे होता क्या है कि दो टेक्टोनिक प्लेट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सम मॉडरेट अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड। मॉडरेट क्यों लिखा हुआ है? मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है अर्थक्वेक, इसलिए मॉडरेट लिखा हुआ है। अलॉन्ग द रिज, रिज के मतलब साथ साथ जो है कि रिज के अलॉन्ग में ये आपके रिकॉर्ड किए गए हैं कि कैसे हैं, मॉडरेट हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। रिफ्ट वैली जो है ईस्ट अफ्रीका की इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस बेल्ट। तो जो रिफ्ट वैली है ईस्ट अफ्रीका की, वो माना जाता है कि एक एक्सटेंशन है इस बेल्ट का। प्रिडिक्टिंग अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने की बात कर रहे हैं कि कैसे अनुमान लगाएंगे कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है। तो अर्थक्वेक प्रेडिक्शन इन द पास्ट वाज लेफ्ट टू एस्ट्रोलॉजर एंड मिस्टिक्स। अब जो मिस्टिक्स वगैरह थे और एस्ट्रोलॉजर वगैरह थे, सितारों को देख के बताते थे रास्ता वगैरह, उनके ऊपर छोड़ दिया गया था भाई कि जो रहस्यमयी बातें करते थे, रहस्यमयी चीज़ें बताते थे उनके ऊपर और एस्ट्रोलॉजर के ऊपर, कि वो प्रिडिक्ट करते थे इसकी। लेकिन आज ये जो है ना एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन हो गया है। टुडे इट इज़ अ रिस्पेक्टेबल साइंटिफिक परस्यूट, यानी कि एक रिस्पेक्टेबल, एक सम्मानजनक जो है साइंटिफिक परस्यूट हो गया है, कि भाई एक प्रोफेशन हो गया है। द रशियन वेयर द फर्स्ट टू डिस्कवर P&S सिस्मिक वेव्स इन 1960। अब इसमें जो है रशियन थे पहले जिन्होंने डिस्कवर किया था P और S सिस्मिक वेव को 1960 में, इसीलिए उससे पहले का बता नहीं रहा है कि कितनी गति पे आया था अर्थक्वेक, है ना, उस समय शायद स्केल नहीं था, इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रिडिक्शन वेयर मेड, और इसके बेसिस पे प्रिडिक्शन वगैरह जो है लगाए जाते हैं, अनुमान लगाया जाता है P और S वेव्स के हिसाब से। दीज वेव्स स्टिल आर द ओनली मीन्स अवेलेबल टू द सिस्मोलॉजिस्ट टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक। अब ये जो भूकंप विज्ञानी होते हैं ना, सिस्मोलॉजिस्ट, उनके लिए बस यही बचा ही हुआ है P और S वेव्स, इसी के सहारे वो अंदाज़ा लगा पाते हैं। इसका मतलब समझ लो कि काफ़ी पहले प्रेडिक्ट करना बिल्कुल अभी भी नामुमकिन है। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक ऑफर अनदर मीन्स ऑफ प्रेडिक्शन ऑन साइंटिफिक लाइन्स। तो साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से, साइंटिफिक लाइन के हिसाब से जो टेक्टोनिक की थ्योरी है, टेक्टोनिक प्लेट की मूव करते रहते हैं, क्रस्ट जो है कि टेक्टोनिक प्लेट के फॉर्म में पूरा इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है। जापानीज यूज अ मेथड ऑफ मेजरिंग चेंजेस इन द सी लेवल एंड वेरिएशन इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक। अब जापानीज की बात कर रहा है, जो जापान के लोग हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो मेज़र करते रहते हैं सी लेवल, तो सी लेवल के हिसाब से पता चलता है कि भाई अर्थक्वेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सी लेवल से वो पता करते हैं, और साथ ही साथ वो देखते रहते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में क्या ऐसा बदलाव आ रहा है, तो उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं अर्थक्वेक का। However, no method is still foolproof as has been proved by recent earthquake in Japan, India and the USA। अब देखो 1960 में P और S waves आ गई थी, उसके बावजूद अब बता रहा है यहाँ पे कि भाई कोई सा भी मेथड, चाहे जापानीज़ हो, चाहे वो बाहर के हों, कहीं के भी हों, रशियन साइंटिस्ट हों, लेकिन कोई भी फुल प्रूफ नहीं है कि आपको पहले से प्रिडिक्ट हो जाए कि अर्थक्वेक आने वाला है। और ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे अर्थक्वेक आया अभी, जैसे कि जापान में आया था, इंडिया में आया था और यूएसए में आया था, तो कोई प्रिडिक्शन काम नहीं किया। तो मतलब कोई भी प्रिडिक्शन जो है फुल प्रूफ नहीं है। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।